हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखिए क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, जो कि अपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। तो आइए हम फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो देखिए कि इसमें क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमें ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस रूप का हो सकता है। क्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये इस रूप का होना चाहिए। 6q प्लस 3 ये इस तरह। अपन यूक्लिड विभाजन परिमिका पढ़ रखी है। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होती है, ये इस a के बराबर क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये उस तरह का ही तो नहीं है कहीं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये इस तरह से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का इसमें उपयोग होगा और उसके आधार पर बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा ऐसे एक थ्योरी है। और देखिए कि मान लेते हैं, क्या मानते हैं, उत्तर क्या है इसका, उत्तर कह दो या फिर प्रूफ कह दो, जो भी हो। इसमें माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी इज इक्वल टू 6 यानी बी के बराबर 6 है। यानी ये ए जो यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी की जगह यहाँ पर ने 6 मान लिया। तब ये मान लिया कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी इज इक्वल टू 6। तब यूक्लिड विभाजन परिमिका से विभाजन परिमिका से देखिए तो a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। यानी a तो अपन ने क्या मान लिया, ए तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक मान ली कोई भी, और बी की जगह 6 मान लिया। और जहाँ आर का मान क्या है, आर या तो ये होगा एवं आर के संभावित मान, एवं आर के संभावित मान क्या है, 0। यानी आर के संभावित मान क्या हो सकते हैं, ये शेषफल हमेशा से भाजक जिसका भाग दिया जाता है, यानी 6 का भाग दिया जाएगा। ए एक बड़ी संख्या है और 6 मतलब एक छोटी। ए तो कोई भी धनात्मक संख्या विषम पूर्णांक। और तो आर का मान है वो यहाँ पे क्या है, 6 से 0 या 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 6 से छोटा ले सकते हैं। तो आर के संभावित मान क्या होगी, आर 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। तो 0 के बराबर 0 1 2 3 4 5 4 और 5 ये आर के संभावित मान। तो यहाँ पे आर के मान रखते हैं। तब अब देखते हैं आर के मान रखते हैं। तो ए के मान, ए इज इक्वल टू 6 से 0 रखा तो, या फिर 6q प्लस 1 ए के मान। तब ए के मान थोड़ा सा लिखता हूँ इसको, आर के संभावित मान। तब ए के संभावित मान लिखिए।
अब ए के संभावित मान किस पर आधारित होंगे, ये आर पे आधारित होंगे। कि आर पे देखते हैं कि आर यहाँ पे अगर शून्य रखते हैं तो ए का मान क्या आ गया 6Q, या फिर 1 रखते हैं तो 6Q + 1, यानी आर की जगह 1, और 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4 और 6Q + 5। ये आर ए के संभावित मान है, यानी ए एक विषम पूर्णांक है। तो हमने आर की मान अलग अलग 0 से लेके 5 तक रखी, तो उसके आधार पर हमारे पास ए की संभावना यानी विषम पूर्णांक की संभावना आ गई। पर हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 6Q क्या कभी विषम हो सकती है क्या? हो सकती है कि 6Q नहीं हो सकती, क्योंकि 6Q है वो किसका मल्टीपल है? 6Q वो है 2 × 3Q, यानी 2 जिसके गुणा में आ गया, 2 जिसके गुणनखंड है 2 जिसका, तो वो कभी भी विषम नहीं होगी, वो सम होगी। अतः अब यहाँ लिख सकते हैं ये नहीं हो सकती, ये नहीं होगी, 6Q नहीं होगी, एक विषम पूर्णांक नहीं होगी। 6Q + 1 यानी 6Q एक सम संख्या और 1 जोड़ने पर वो क्या बन जाएगी? विषम हो जाएगी। ठीक है, ये होगी विषम। एक तो ये विषम हो गई विषम पूर्णांक, और एक 6Q, ये देखिए यहाँ पे 6Q + 2 है, तो ये 6Q है वो एक सम संख्या में 2 और जोड़ दे तो वो क्या सम ही रहती है। तो ये क्या है? सम है। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, और ये सम संख्या में अगर 3 जोड़ दें, यानी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर क्या होगी? एक विषम संख्या प्राप्त होगी। और ये सम संख्या में 4 जोड़ते हैं, यानी सम संख्या जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी। अपने को क्या चाहिए? अपने को विषम पूर्णांक चाहिए, तो ये नहीं हो सकती। और ये होगी, क्यों होगी? क्योंकि एक सम संख्या 6Q एक सम संख्या और उसमें 5 जोड़नी पड़ी, ये होगी। अब अतः यह लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप का होता है, क्योंकि अब ये लिखेंगे कि ये क्यों हुए विषम पूर्णांक। इसका कारण ये लिख दें क्योंकि 6Q + 1, 2, 6Q + 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? समपूर्णांक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए एक बार और समझा देता हूँ कि भी दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 यानी 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो अपन ने मान लिया कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B का मान क्या मान लिया? 6 मान लिया। तो A और B में जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाते हैं, B का मान यहाँ 6 है, तो A के बराबर 6Q + R। अब R का मान 6 से छोटा होगा, वो 0 या 0 से बड़ा होगा, तो R के संभावित मान अपने मान ली 0, 1, 2, 3, 4, 5 संभावित मान थे। संभावित मान उन R के जो शेषफलों के आधार पर, R के मानों के आधार पर अपने क्या A के संभावित मान माने, संभावित मान लिखे। A के संभावित मान अपने ये लिखे, पर इनमें से अपन ने ये छंटनी कर ली कि अपने जो कॉमन सेंस है
उसके आधार पर कि 6Q है, 6Q में 2, मतलब ये 2 का, इसमें 2 गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है ये, इसमें इसका एक गुणनखंड 2 है, इसका ये 6Q का, यानी 6Q में 2 का भाग जाता है सीधा, तो इसका मतलब ये भी सम संख्या है, और ये भी एक सम संख्या है, और ये भी एक सम संख्या है। तो बाकी की जो बची 3 संख्या है वो क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। अब ये अपन ने लिख किया था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस का होता है, क्योंकि 6Q प्लस 2 संपूर्णांक। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं आराम से, फिर समझते हैं कि क्या करना है, इसमें क्या करना है। जैसे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, और इस सेना को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे मार्च करना है। तो दोनों जो समूहों में को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में ऐसे मार्च करना है, स्तंभ ऐसे समान होनी चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, यानी अधिकतम कहीं भी आपको शब्द दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ये होगा कि अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना, जिसे अपन मैसेफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसेफ भी कहते हैं, यानी महत्तम सुमा प्रत्यय भी कहते हैं। तो वही चीज़ हमें ज्ञात करनी है, उसके बारे में ज़्यादा अपने को डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जो देखिए यहाँ पे इसका याद करना है कि अगर हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिससे में विभाजित कर सकते हैं, तो स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो स्तंभों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो वो स्तंभों की संख्या अपन 616 और 32 का हम HCF ज्ञात करके अपने वो स्तंभों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए हल, ये देखिए कि HCF ज्ञात करना है। HCF किसका ज्ञात करेंगे, 616 और 32 का, 616 और 32 का हमें HCF ज्ञात करना है, क्योंकि 616 देखिए 616 और 32 से बड़ी है। तो हम HCF ज्ञात करने की हमारे पास एक तो गुणनखंड विधि होती है, जो अपन पहले ही छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, लेकिन अब हम ये गुणनखंड विधि का उपयोग नहीं करेंगे, अपन यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अपन ने अच्छे तरह से बहुत शानदार तरीके से पढ़ी थी। अब पढ़ने के बाद उसको अपन यहाँ पे प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग यहाँ पे अपन को करना है। उसकी सहायता से हम तो इसकी HCF ज्ञात करना है इनका। तो अब देखिए 616 व 32 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन। अब 616 और 32 में अपने को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ज्ञात करनी है। तो ये क्या A और ये क्या मान लिया B, और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है, ये तो कहती है यूक्लिड A = BQ + R, ठीक है। ये तो इसमें यही करना है, इस प्रकार अपने को लिखना है इसमें। तो यहाँ पे A क्या है, 16 A, यहाँ पे 32 B है। ये समझने की दृष्टि से ये आप उनको बाद में लिखना नहीं है, बाद में आप जब नोट करोगे तो मैं ये सब मिटा दूंगा कि ये आपको लिखना नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अगर उपयोग में लेते हैं तो आप ऐसा कर लिया करो कि 616 में 32 का भाग दो, 616 में क्या करो, 32 का भाग दो। तो 32 का भाग देने पर यहाँ देखो
61 में जाएगा नहीं, तो 32, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्या शेष बचा, ये शेष पल बचा आपके पास। क्या शेष पल बचा यहाँ पे, शेष फल बचा आपके पास, यानी एक बार घटाइए, इसमें 29 शेष फल बचा, यानी 296 बचे, 296 आपके पास बचे यहाँ पे। अब 296 में 32 का अपने को भाग देना है, तो 296 में 32 का भाग किस प्रकार जाएगा ये देखते हैं। 296 में 32 का भाग देना है, तो ये किस प्रकार से देते हैं, तो देखिए कि जो होता है 32 को 9 से गुणा करते हैं तो 288 आता है शायद मेरे हिसाब से, 288, और शेषफल क्या बचेगा 8। यहाँ पे क्या है, ये तो है भाजक, आपको पहले मैंने बताया था। ये क्या हो गया, भागफल, और ये क्या है भाज्य, और ये शेषफल, ये क्या बच गया, शेषफल आ गया आपके। ये एक तरफ रफ का कार्य है, एक तरफ आप समझने की दृष्टि से ये आपका है कि आप उनको भाग देना है। तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका यही तो होती है, क्या होती है कि भाज्य, देखो यूक्लिड विभाजन परिमिका का आपको देता हूँ कि फॉर्मूला की भाज्य बराबर है किसके, भाज्य भाजक भागफल प्लस शेष, ये यूक्लिड विभाजन परिमिका होती है। देखिए ये भाज्य क्या है, 616 भाज्य, वहाँ देखिए 616 क्या है, भाज्य लिख दिया, भाजक लिखें, भाजक क्या है 32 है, गुणा भागफल क्या है, भागफल है 19, और प्लस शेषफल क्या है 8। अब देखिए अगर अपन ने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन परिमिका तब तक उपयोग में लेते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। अगर यहाँ पे शेषफल शून्य आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का एक बार फिर से उपयोग करते हैं। अब उपयोग किसके में करते हैं, अब यूक्लिड विभाजन परिमिका के लिए यानी 2 संख्या चुनते हैं। अब 2 संख्या कौन सी, एक तो भाजक चुनते हैं, एक तो भाजक। ये आप बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर लीजिए कि यूक्लिड विभाजन परिमिका में अगर शेषफल शून्य आ गया तब तो वहीं रुक जाएगी, वहीं फिर भाजक ही क्या होगा अपना HCF होगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल अपने पास शून्य नहीं आया, शेषफल शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपने को यूक्लिड विभाजन परिमिका और उपयोग में लेनी। और इस बार यूक्लिड विभाजन परिमिका किस में काम में लेंगे, इस बार यूक्लिड विभाजन परिमिका भाजक जिसका अपन ने पहले भाग दिया था वो उसमें और शेषफल में उपयोग में लेते हैं। तो पुनः लिखेंगे, पुनः 32 व 8 में यूक्लिड विभाजन परिमिका, यूक्लिड विभाजन, तो पुनः इनमें उपयोग में लेते हैं। तो 32 देखिए, पुनः अपने 32 व 8 में यूक्लिड विभाजन परिमिका लेनी, तो 32 वही यहाँ भाज्य क्या है जिसमें भाग दिया जाता, बड़ी कौन है 32 बड़ी है, तो 32 ये 8 से बड़ी है, ये देखो, तो 32 यहाँ लिख दिया करो, 32 8 से बड़ी है, तो 32 किसके बराबर है। अब देखिए 32 फिर भाजक यानी किसका भाग दिया जाए 8 से, फिर ये देखिए इधर मैं भाग देकर दिखाता हूँ आपको कि 32 में 8 का भाग है, तो 4 32 और शेषफल, ये शेषफल शून्य आ गया। तो यहाँ पे देखिए 32 गुणा 4 प्लस शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया, शेषफल क्या हो गया, शून्य। शेषफल शून्य आते ही यहाँ पे जो भाजक है लास्ट में शेषफल, जिस समय शेषफल शून्य है उस समय जो भाजक है वही क्या होगा, HCF। तो आता है HCF किसका, 616 और 32
का क्या 8, ये आ गया आपका शिफ्ट 616। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देती, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, वो लिख देता हूँ। वो क्या लाइन लिखनी है? अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? 8 होगी, यानी 8 होगी। ये हाईलाइट। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको लगभग कई एग्जामों में आता भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से बाद में अभी तो नोट कर लीजिए, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से, ये एक तरह से रफ कर, ये था आपके लिए समझाने के उद्देश्य से था, और इसमें ये आप आराम से इसको देखिए, ये जो मैंने चिन्ह लगाए हैं इनको हटा दीजिएगा, अभी तो आपके समझाने के उद्देश्य से थे ये, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने को चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके, ये क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करना है, उससे किसी भी कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस प्रकार का होना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 का, ये अपन को सिद्ध करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करना है, फिर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये अपन को दर्शाना है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो देख, पहले सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b = 3। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b के बराबर अपन ने 3 मान ली। यहाँ 3 माना हुआ है, तो एक बार यहाँ पे 3 मान लो। 3 मानने के बाद अपन को आगे सोल्व कर देंगे तो अपन को पता चलेगा कि 3 ही क्यों माना। तो अब आगे देखिए कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक और b के बराबर 3 है, तो a और b में अपन 2 संख्याएं होती है, तो उनमें अपने को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करना वो बलिबंत आता है। हम बलिबंत जानते हैं कि यूक्लिड, ये 2 संख्याओं में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग इस प्रकार से करते हैं। तब अपन क्या लिखते हैं, तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, अब a तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक होगी, तो a b की जगह क्या है 3 और q प्लस r। तो r का मान क्या, अब r है वो 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 3 से छोटा होगा। r का मान 0 या 0 से बड़ा या फिर 3 से छोटा होगा। तब अब a के संभावित मान, अब a के संभावित मान लिख दो, या फिर a के मान लिख दो। a के मान, तो a के मान क्या होंगे 3q, यानी 3q क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, a के मान संभावित मान क्या होगी, यहाँ पे r की जगह पहले मैंने 0 लिखा, यानी r के संभावित, यानी a के संभावित मान, तो r की जगह मैंने 0 लिखा एक बार, तब 3q
प्लस 0 3q एक बार, तो r के मान ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो 0 1 2, r के मान 0 1 2 है। ये समझ में आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ r के संभावित मान क्या है 0 1 2। ये r के संभावित मान ये हो गया। अब a के संभावित मान क्या होंगे 3q प्लस 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब अपने को क्या है, अपन ने क्या माने थे, एक कोई धनात्मक पूर्णांक मानी और एक की क्या संभावित माने 3q प्लस 1 3q, ये हो गया। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि ए के संभावित मान ये। तो अब इनका वर्ग करेंगे कि अपने को ए क्या धनात्मक पूर्णांक है, एक अपने को क्या दिए धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखना है अपने। तो अब ए के मानों का वर्ग करने पर देखो, अब ए के इज इक्वल टू 3q, तो ए स्क्वायर और इसका, तो ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 9q स्क्वायर, ये क्या हो गया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर, एक का पहला मान क्या था 3q था, एक का पहला मान क्या था 3q था, तो ए इज इक्वल टू 3q, तो 3q का स्क्वायर क्या 9q स्क्वायर। तो इसको अपन इस प्रकार 3 इंटू 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये क्या, इसको अपन यानी कोई भी, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगी, एक तरह से ये एक पूर्णांक ही होगी, ये संख्या एक पूर्णांक है। तो क्या 3 इंटू इसको 3 इंटू जहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं इज इक्वल टू 3q, यानी अपन ने ये लिख दिया यहाँ पे कि ए के मानों का अपने को क्या करना था कि वर्ग करना था। तो ए का पहला मान 3q उठाए, उसका वर्ग किया 3q, तो 9q स्क्वायर हो गया, 9q स्क्वायर हो गया। तो अब इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3q स्क्वायर की जगह अपन ने जो धनात्मक पूर्णांक है वो ले लिया, कोई पूर्णांक ले लिया। तो वो लिया, तो जहाँ 3m, ये 3m के रूप का हो गया, इसका जो वर्ग था वो 3m के रूप का आ गया, एक तो आ गया अपने पास 3m। अब दूसरा और देखते हैं कि a क्या मान किसके बराबर है 3q प्लस 1, एक और संभावित मान है ये। तो a स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्ग करो, अब इसका वर्ग करने पर यानी 3q प्लस 1 स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 स्क्वायर का वर्ग क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से 3 क्या ले लिया अपन ने, कॉमन लिया, यानी इसमें a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर अपने को पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपने होता है। यहाँ पे अगर आपको किसी की याद नहीं रही तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा बहुत, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप कॉपी के टॉप पे लिख लिया करो। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पर फिर भी आप लिख लो। ये 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हो गया। ये अपने यहाँ से क्या 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को मैंने लिख दिया, और यहाँ तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ जहाँ क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक मत लिखो, यहाँ कोई भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है धनात्मक, जहाँ कोई पूर्णांक है एवं
m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये हो गया दूसरे नंबर का, ये हो गया दूसरे नंबर का। और अब इसके बाद देखते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, यानी इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर 3q प्लस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर ये हो गया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस इसका क्या हो गया 6, यानी 12q प्लस 4, ये हो गया 12q प्लस 4 हो गया इसका। अब इसको देखो, इसमें से इसको इस तरह से कॉमन लें, इसको 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें से अपने को 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेके फिर वो 3 प्लस 1 के रूप का बनाना है, जिस प्रकार से ये बनाया था, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया अपने, ये बनाया, तो इसी प्रकार से यहाँ 3 कॉमन लिया मैंने, तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 3m प्लस 1। जहाँ यहाँ पे लिख दें, जहाँ पूर्णांक एवं इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q, ये हो गया, ये अपन ने ये सिद्ध कर दिया। अब यहाँ तक, अब अपन ने सिद्ध कर दिया कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग क्या है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये देखिए धनात्मक पूर्णांक अपन ने a का स्क्वायर अपन ने किस रूप में लाया 3m, यानी 3m के रूप में 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के रूप में ले आए। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया। पहले सबसे पहले हमने a कोई धनात्मक पूर्णांक मानी और b के बराबर 3 मान लिया, तो a और 3 में अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया और फिर उसका उपयोग करके जो अपने पास a के संभावित मान आए, यानी a कोई धनात्मक पूर्णांक है वो किस किस रूप का हो सकता है, उसके आधार पर उसके वर्ग किए और उसका वर्ग करने पर अपने को सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो वो अपन ने क्या है यहाँ सिद्ध कर दिया। तो अतः यहाँ लिखना, ये लाइन लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, ये क्या लिखा इसमें, हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये अपने को लिखना, ये क्या लाइन है, कहते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आप अच्छी तरह से इसको याद उतार लीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।